जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 145 उत्तर पूर्व भारत में लोकतंत्र और विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ में अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस इस गैस पेपर में कवर कर दिए गए हैं। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ जाइएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली सीधे सर्च कोड पे जाना है, यहाँ पर कोड टाइप करना है बीपीएससी 145। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो है यहाँ पर जो है गैस पेपर मिल जाएगा। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में डाउनलोड करना है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पर जो है बाय नाउ पर बटन क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, जिला परिषदों की विशेषताओं और उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्या पूछा गया है? यानी कि जिला परिषद होती है, उनके हमको विशेषताएं बतानी है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं उनको देखेंगे। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 3 स्तर पर कार्य करती है। पहला है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। इन तीनों में जिला परिषद सबसे ऊपरी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। यह जिले के स्तर पर कार्य करती है और पंचायत समितियों का जो है समन्वय करती है। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या है, उच्च स्तरीय पंचायत संस्था है। जिला परिषद पंचायत प्रणाली की सबसे ऊपरी संस्था होती है। यह पूरे जिले के ग्रामीण विकास की योजना बनाती है और उसे लागू करती है। इसके बाद है प्रतिनिधियों का चुनाव। तो इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा सांसद, विधायक, पंचायत समिति के अध्यक्ष आदि भी इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो जिला परिषद के सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष परिषद का नेतृत्व करता है, यानी कि जो अध्यक्ष होगा वही परिषद का जो है जिला परिषद का नेतृत्व करेगा। इसके बाद स्थायी समितियां, जिला परिषद में विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण आदि से संबंधित स्थायी समितियां होती हैं जो कार्यों में विशेषज्ञता लाती है। यानी कि जैसे जिला परिषद में शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण संबंधी क्या होती है, कुछ स्थायी समितियां होती है जो आगे कार्यों को हमेशा बढ़ाती रहती है। यानी कि जो पंचायत का काम होता है वो 5 वर्षीय होता है, लेकिन जो इसमें स्थायी जो होता है, यानी कि जो स्थायी समितियां होती है जिला परिषद में, वो वहां पर स्थायी इसलिए होती हैं कि कोई भी मान लीजिए प्रधान बदलता है तो उनका जो काम है सुचारू रूप से चलता रहे। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण संबंधी जो भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे। उसके बाद स्वायत्त संस्था, ये एक स्वायत्त संस्था है, यानी इसे अपने कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। हालांकि राज्य सरकार इसका मार्गदर्शन करती है। यानी कि ये क्या है, प्रधान या ग्राम पंचायत से जो है अधीन नहीं होती है, ये स्वायत्त होती है, यानी कि अपना काम ही स्वतंत्र रूप से करती है। राज्य सरकार के अधीन होती है जिला परिषद, राज्य सरकार के अधीन होती है और राज्य सरकार समय समय पर उनके कार्यों की समीक्षा करती है। ये सब क्या है, ये सब जो है जिला परिषद की विशेषताएं हैं। आप देख लेते हैं जिला परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या है। तो ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण और निगरानी करना। जिला परिषद विभिन्न विकास योजनाएं बनाती जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। वह यह भी देखते हैं कि ये योजनाएं ठीक से लागू हो रही या नहीं लागू हो रही। इनका काम क्या है, ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण और उनकी निगरानी रखना। इसके बाद शिक्षा का प्रचार करना। तो जिला परिषद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए स्कूलों का संचालन करती है। शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था ये करती है। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण, स्वच्छता अभियान आदि का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है कृषि और पशुपालन का विकास। तो किसानों को उन्नत बीज, खाद, सिंचाई की सुविधा देना, पशु चिकित्सक केंद्र स्थापित करना आदि इसके कार्य में शामिल है। इसके बाद स्थानीय संसाधनों का विकास करना इसका काम है। जल संरक्षण, वनों का संरक्षण, मृदा परीक्षण, तालाबों और नहरों की सफाई जैसे कार्य भी परिषद द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद है वित्तीय नियंत्रण, यानी कि जिला परिषद अपने बजट का निर्माण करती है और प्राप्त धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करती है। उसे केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान भी मिलता है।
इसके बाद अन्य कार्य तो सांस्कृतिक गतिविधियां, महिला सशक्तिकरण, रोजगार गारंटी योजना का संचालन, वृद्ध और विकलांगों की सहायता आदि कार्य भी जिला परिषद करती है। तो जिला परिषद ये सभी कार्य हैं, क्या क्या कार्य है? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा का प्रचार करना, कृषि और पशुपालन का विकास करना, वित्तीय नियंत्रण और अन्य कार्य में जैसे सांस्कृतिक गतिविधियां, महिला सशक्तिकरण, रोजगार गारंटी योजना का संचालन, वृद्ध विकलांगों की सहायता आदि कार्य भी जिला परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे तो जिला परिषद ग्रामीण विकास का मेरुदंड है। यह न केवल पंचायत समितियों को दिशा देती है, बल्कि अपने स्तर पर योजनाओं को लागू करके ग्रामीण जनता के जीवन को बेहतर बनाती है। इसकी सफलता में जनता की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना बहुत आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। क्या प्रश्न था? हमारा प्रश्न था जिला परिषद की विशेषताओं, उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जिला परिषद की विशेषताएं बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जिला परिषद के मुख्य कार्य देख लिए। इसके बाद हम लोग फाइनल निष्कर्ष लिख देंगे, अपना उत्तर समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हम लोग जो इसकी पीडीएफ को है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद है उत्तर पूर्व भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजातीय प्रोफाइल की चर्चा यहाँ पर करनी। क्या करनी है? उत्तर पूर्व भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजातीय प्रोफाइल की यहाँ पर जो हमको चर्चा करनी है, उसके बारे में बताना है। तो उत्तर पूर्व भारत भारत का एक अनोखा और विविधतापूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर कोने में स्थित है। इसमें 8 राज्य शामिल है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थ, सांस्कृतिक और जनजातीय दृष्टि से बहुत समृद्ध और विविध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनजातीय प्रोफाइल, मतलब इथनिक प्रोफाइल। तो उत्तर पूर्व भारत में विभिन्न जनजातियां और समुदाय रहते हैं। इनकी भाषा, संस्कृति, पहनावा और रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। जनजातियां जो रहती हैं इस क्षेत्र में, बहुत सी जनजातियां निवास करती, जैसे नागा, मिजो, गारो, खासी, भूटिया, बोडो, मिती, ये सब क्या जनजातियां हैं। मूल उत्पत्ति इनमें से अधिकतर जनजातियां मंगोल, कोरियाई या तिब्बती बर्मी नस्ल की मानी जाती हैं। क्योंकि आदिवासी बहुलता कुछ राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में जनजातीय आबादी 80% से भी अधिक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाषाई विविधता। तो यह क्षेत्र भाषाई रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ सैकड़ों बोलियां और भाषाएं बोली जाती। प्रमुख भाषाएं जैसे असमिया, मिजो, नागमी, बोडो, खासी, मणिपुरी, गारो, अंगामी, भूटिया आदि। भाषा परिवार इसमें देखिए, इन भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से तिब्बती बर्मी, ऑस्ट्रो एशियाटिक और इंडो आर्यन भाषाओं से है। संप्रेषण के लिए हिंदी और अंग्रेजी, कई जगहों पर हिंदी और अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देख लीजिए सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना में सामाजिक संगठन, तो अधिकांश जनजातियों में पारंपरिक पंचायत जैसी संस्थाएं होती हैं जो सामाजिक नियमों का पालन करती हैं। इसके बाद स्त्री की भूमिका। तो कई समुदायों में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उदाहरण के लिए खासी और गारो जनजातियां मातृ सत्तात्मक, यानी कि माँ के नाम पर वंश चलने वाली होती है। समानता और सरलता। इन समाज में जाति व्यवस्था का प्रभाव बहुत कम है। लोग आपस में मेल जोल से रहते हैं और सामाजिक समानता अधिक यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद सांस्कृतिक विशेषताएं। तो नृत्य और संगीत, यहाँ की लोक नृत्य और संगीत विश्व प्रसिद्ध है। जैसे बिहू असम में, चिरा मिजोरम में, थांगता मणिपुर जैसे नृत्य प्रसिद्ध हैं। इसके बाद त्योहार। लोग प्रकृति और कृषि से जुड़े त्योहार मनाते हैं, जैसे बिहू, हॉर्नबिल, चपचार कूट, संघाई फेस्टिवल आदि। इसके बाद कपड़े और आभूषण। तो पारंपरिक पोशाकें रंग बिरंगी होती हैं। स्थानीय शिल्प कला की झलक वहां पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद भोजन। तो यहाँ के भोजन में चावल, बांस के अंकुर, मछली और मीट का उपयोग प्रमुख रूप से होता है। इसके बाद धार्मिक विविधता देखते हैं। तो हिंदू धर्म, यहाँ पर असम और त्रिपुरा में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। ईसाई नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में ईसाई धर्म प्रमुख है। और जो बौद्ध धर्म है अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में बौद्ध धर्म का प्रभाव है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम और आदिवासी धर्म। तो कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम और पारंपरिक आदिवासी धर्म भी देखे जाते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो उत्तर भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ के लोग शांति प्रिय, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की जनजातीय और सांस्कृतिक विविधता भारत की सामाजिक विरासत को और अधिक सुदूर, सुंदर और अनोखा बनाती है।
तो यहाँ पर टोटल हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, दूसरा प्रश्न था हमारा कि उत्तर पूर्व भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजातीय प्रोफाइल की चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमने भाषा विविधता देख ली, सामाजिक संरचना भी देख ली, और उसके बाद सांस्कृतिक विशेषताएं भी देखा, और धार्मिक विविधता भी हमने यहाँ पर देख ली। यही हमसे पूछा गया था, ये सब कुछ यहाँ पर हमने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है मानव अधिकारों के उल्लंघन किन किन कारणों से होते हैं, उन कारणों की यहाँ पर हमको चर्चा करनी है। तो पहला है, यहाँ पर देखते हैं, उत्तर पूर्व भारत जहाँ सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता है, वहीं यह क्षेत्र कई दशकों से हिंसा और अस्थिरता का और सरकार व नागरिकों के बीच अविश्वास का शिकार रहा है। क्योंकि देखिए अभी मणिपुर में जो चल रहा है, मणिपुर भी तो उत्तर पूर्व में आता है, तो यहाँ पर क्या हो, कई दशकों से हिंसा, अस्थिरता और सरकार व नागरिकों के बीच अविश्वास का शिकार रहा। इसके कारण यहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या बन गया। मानव अधिकारों का अर्थ है हर व्यक्ति को जीने, बोलने, शिक्षा पाने, धर्म बनाने, काम करने और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। उत्तर पूर्व भारत में कई बार ये अधिकार कमजोर या खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। पहला है सशक्त संघर्ष और उग्रवाद। उत्तर पूर्व के कई राज्यों में अलगाववादी और उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा में कई समूह स्वतंत्रता या विशेष दर्जे की मांग करते हैं। ये संगठन आम नागरिकों को डराते हैं, जबरन वसूली करते हैं और जो है हिंसा फैलाते हैं। इससे लोगों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और जीवन का जो है अधिकार प्रभावित होता है। इसके बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA एक ऐसा कानून है जो सेना को डिस्टर्ब एरिया यानी कि अशांत क्षेत्र में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत सेना बिना वारंट के गिरफ्तारी, तलाशी, यहाँ तक कि गोली चला सकती है। इस कानून के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए, जैसे फर्जी मुठभेड़, महिलाओं पर अत्याचार और नागरिकता की हत्या। इरोम शर्मिला ने AFSPA के विरोध में मणिपुर में 16 वर्षों तक अनशन किया, जो इस विषय की गंभीरता को दर्शाता है। यानी कि जो AFSPA था, नहीं कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, ये कब चला? ये जो है सेना के अधिकारों को क्या करता है, जो सेना में विशेषकर जो बहुत सेना में लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्टर्ब एरिया, आसान क्षेत्र में विशेष अधिकार देता है। मतलब कि जहां पर कोई लड़ाई दंगा चले या फिर आसान क्षेत्र है, तो वहां पर ये सेना को अधिकार देता है कि वो वहां पर गिरफ्तारी, तलाशी, यहाँ तक कि गोली चला सकता है। तो इसका जो है इरोम शर्मिला ने लगभग 16 वर्षों तक इसके विरोध में अनशन किया था, AFSPA के विरोध में। और इसका जो है कई मामले दुरुपयोग के सामने, जैसे फर्जी मुठभेड़ हुआ था, महिलाओं पर अत्याचार और नागरिकों की हत्या, ये सब किसके हैं? इसके दुरुपयोग है AFSPA के। इसके बाद जातीय संघर्ष और विस्थापन। उत्तर पूर्व भारत में अनेक जातीय समूह हैं, कभी कभी इनमें आपसी तनाव या हिंसा हो जाती है, जैसे बोडो और मुस्लिम समुदाय के बीच असम में, या कुकी मैतेई संघर्ष मणिपुर में। इन संघर्षों में हजारों लोग मारे जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं और वे शरणार्थी बनने को मजबूर हो जाते हैं। इससे उनका जीवन, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सभी प्रभावित होता है। इसके बाद महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। तो इस क्षेत्र में उग्रवाद और अस्थिरता के कारण महिलाओं और बच्चों पर हिंसा बढ़ गई, जैसे यौन हिंसा, मानव तस्करी, बाल सैनिकों की भर्ती आदि। कई बार सुरक्षा बलों और उग्रवादी दोनों पक्षों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं होती हैं। इसके बाद विकास की कमी और गरीबी। तो उत्तर पूर्व भारत में अभी बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि इतनी पीछे है। जब लोगों को शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा नहीं मिलती है तो उनका जीवन स्तर गिरता है। इससे भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि विकास ही एक अधिकार ही है। इसके बाद प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार। तो कई बार सरकार और प्रशासन की तरफ से समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाता है, न्याय मिलने में देरी होती है, भ्रष्टाचार होता है और पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती। इससे लोग कानून और व्यवस्था से अपना भरोसा खो देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो उत्तर पूर्व भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है। इसके पीछे हिंसा, असमानता, प्रशासनिक कमजोरी और कानूनों का दुरुपयोग का प्रमुख कारण है। इस क्षेत्र में शांति, संवाद, न्याय और विकास को बढ़ावा देकर ही मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। लोगों को सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का जीवन देना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तीसरा हमारा प्रश्न क्या? तीसरा प्रश्न था, उत्तर पूर्व में मानव अधिकारों के उल्लंघन के क्या क्या प्रमुख कारण है। पहला तो है सशस्त्र संघर्ष और उग्रवाद। इसके बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जातीय संघर्ष और विस्थापन, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, विकास की कमी और गरीबी, और प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार। ये सब कारण है जिसके कारण जो है
उत्तर पूर्व में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। यहाँ पर हमने टोटल 3 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।